वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल के बारे में बता दिया था। तीनों सेल हो गए थे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूज सेल के बारे में। अब जो हमें पढ़ना है कोरोजन के बारे में पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कोरोजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। तो सबसे पहले जानना है कि संक्षारण या कोरोजन होता क्या है, फिर इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम। ठीक है, तो कोरोजन सिंपल सा क्या होता है, कुछ मेटल्स को छोड़ के जो कम सक्रिय जो है कम रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि बात करते हैं प्लेटिनम की, पैलेडियम की, एयू की, ईटीसी, ये कुछ मेटल्स को छोड़ के बाकी मेटल्स क्या होते हैं कि वायुमंडल के संपर्क में आने पर वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ के जो अधिकांश मेटल होते हैं वो क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित होता है ऑक्सीजन और भी बहुत सारे गैसेज उपस्थित होते हैं, साथ में वायुमंडल में होता है नमी, मॉइस्चर, इनके साथ रिएक्शन करके बना लेते हैं एक कंपाउंड। तो टोटल यही प्रोसेस होता है कि मेटल का इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन या फिर अदर गैसेज हैं और साथ में क्या है इन्वायरमेंट में नमी है, इनके साथ मिलकर एक कंपाउंड बना देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ही क्या होता है, कोरोजन होता है। ठीक है, तो अगर कोरोजन का प्रॉपर अगर डिफिनीशन दिया जाए तो डिफिनीशन ये दे सकते हैं कि अधिकांश धातुएं वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा अन्य गैसेज तथा मॉइस्चर या फिर नमी के साथ कंबाइन करके रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक अवांछनीय यौगिक बनाते हैं, अवांछनीय कंपाउंड बनाते हैं, जिसके कारण जो धातु होता है, जो मेटल्स होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस कोरोजन कहलाता है या फिर संक्षारण कहलाता है। तो प्रॉपर डिफिनीशन इसका ये हो जाएगा। अब हमें ये देखना है इसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोरोजन का, जैसे होता है आयरन, Fe पर जंग लगना होता है। ठीक है, रस्टिंग ऑन आयरन। ठीक है, आयरन पे रस्टिंग हो जाना। फिर दूसरा एग्जांपल हो सकता है इसका, कापर लेते हैं तो कापर पे क्या होता है, कापर के जो ऊपरी सतह होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, उस पर क्या होता है, हरे रंग का एक लेयर बन जाता है। ठीक है, ग्रीन लेयर बन जाता है। तो ये सारा एग्जांपल किसका है, ये सारा एग्जांपल है कोरोजन का ही। अब ये जो कोरोजन होता है, संक्षारण होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पे। ठीक है, ये इसी पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पे, वैद्युत रसायन सिद्धांत पे। ठीक है, तो जो भी कोरोजन हो रहा है या ये सबका एग्जांपल, ये सारा किस पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बेस्ड होता है, इसीलिए इसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें एग्जाम्पल में एक ये लेना है Fe का, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लेंगे, उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पे एनोड बन रहा है, कैथोड बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है और पूरे सेल एक बन जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम जानना है, और कैसे कोरोजन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके समझना है। अब जो है कोरोजन को तथा इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, इन दोनों को समझने के लिए किसका एग्जाम्पल लेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, कि लोहे में जंग कैसे लग रहा है, इसका एग्जाम्पल लेके सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है आयरन, ये मान लेते हैं आयरन है, और आयरन पे यहाँ पे इसका एटमॉस्फेयर के साथ ये कांटेक्ट में है। ठीक है, अब इसमें एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, गैसेज हैं, और साथ में है वाटर वेपर। ठीक है, ये है आयरन, और आयरन के ऊपर जो है, अब ये आयरन, अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे गैसेज हैं और वाटर वेपर्स भी हैं। तो क्या होगा, जो वाटर वेपर्स है यहाँ पे आके एक बना लेंगे ड्रॉपलेट, एक बूंद यहाँ बन जाएगी। ठीक है, नमी आ जाएगा, तो ये है वाटर ड्रॉपलेट सही है। ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स आया तो इसका मतलब इसको क्या मिल गया, नमी मिल गया। ठीक है, अब वाटर मिल गया इसको। अब क्या होता है, इसमें इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेज भी हैं। तो गैसेज में क्या क्या कौन सी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, SO2 है, SO3 है, और भी बहुत सारे गैसेज हैं जो इन्वायरमेंट में है। ठीक है, तो ये गैसेज जब इसके कांटेक्ट में आएंगे, वाटर कांटेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं CO2 की बात करते हैं, तो CO2 भी जब भी अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जाकर डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व होने के बाद ये बना लेगा H2CO3। जो ये H2CO3 बना है, ये H2CO3 डिसोसिएट हो जाएगा H+ में और HCO3- में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस पूरे सोल्यूशन में हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस मिल गए। कहाँ से आ गए, क्योंकि ये वाटर था और यहाँ पे गैसेस थे, गैसेस में आके डिफ्यूज हुए, और डिफ्यूज होने के कारण
क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव निगेटिव आयन बन गए, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव निगेटिव आयन्स है, इसके कारण ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स ये कैसे बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रोलाइट के जैसा। तो हमको जो वाटर ड्रॉपलेट्स मिला ये कैसा बिहेव कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनना है उसमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करने लगेगा। अब हमें क्या जानना है इसमें, एनोड और कैथोड कैसे बन रहा है, ठीक। इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। अब जो Fe है इसमें क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इम्प्योरिटीज़ और Fe ये 2 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ हो गई Fe और दूसरा होगा इम्प्योरिटीज़, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। अब इसमें से ही एक जो है एनोड का काम करेगा और दूसरा कैथोड का काम करेगा। Fe और उसके अंदर उपस्थित जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, उसमें से एक एनोड का काम करेगा, दूसरा कैथोड का काम करेगा। अब इसमें से कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड का काम करेगा ये हमें जानना है। तो उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फिर से हमें देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या था, ले के 12 सरदार का नाम, बीच में था Fe था, उसके नीचे हाइड्रोजन था, फिर कॉपर था, इस तरह करके पूरा ये सीरीज था, ठीक है। तो इसमें जो Fe है ये पोजीशन है Fe का। अब Fe के ऊपर वाला कोई अगर एलिमेंट है, अगर इसकी इम्प्योरिटी रहती है, अगर Fe के ऊपर वाला जो एलिमेंट है जितने भी हैं, अगर इसकी इम्प्योरिटी रहेगी तो उस समय जो इम्प्योरिटी है वो काम करेगा एनोड के जैसा और Fe करेगा कैथोड के जैसा काम। उसके अलावा अगर Fe के नीचे वाली अगर कोई इम्प्योरिटी रहती है तो उस समय क्या होगा, Fe जो है एनोड का काम करेगा और इम्प्योरिटी कैथोड का काम करेगा। तो इस तरीके से हमको कैथोड और एनोड दोनों मिल जाएगा। अगर इसमें इम्प्योरिटी है तो क्या होगा, एक कैथोड है दूसरा एनोड तो बनेगा ही, ठीक है। इसमें एक आपको फार्मूला ही बताए थे, लोन का फार्मूला, ऊपर वाला लोन होता है, स्टार्टिंग बताए थे। तो जो Fe के ऊपर हुआ वही एनोड का काम करेगा, ठीक है। Fe के नीचे वाला कैथोड का काम करेगा। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी मिल गया, एनोड मिल गया और कैथोड मिल गया, तीनों चीज़ें मिल गई। आयरन है और इसके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट से ये पूरा कैसे बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसा बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है और कैथोड पे रिडक्शन होना है। तो अब हमें यही जानना है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कौन कौन सा रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा और कैसे इसका आयरन का रस्टिंग बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो Fe है वो एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर एनोड का काम किया तो एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, जो Fe है वो चेंज हो जाएगा Fe++ में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो टोटल एनोड पे ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एनोड पर ये रिएक्शन होगा, Fe का ऑक्सीडेशन हो गया और Fe++ में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी Fe आयरन है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर जाके Fe++ में, ठीक है। तो कैथोड पर क्या होना है कि कैथोड पे होता है रिडक्शन, यहाँ लिखते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन होगा किसका, तो रिडक्शन होता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होते हैं वो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आ जाता है इस वाटर ड्रॉपलेट्स के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, तो इसी ऑक्सीजन का हो जाएगा रिडक्शन और करेगा कौन, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन आके इसका रिडक्शन करेंगे। और साथ में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है इसमें क्या H+ आयन भी है, जो H2CO3 बन रहा था, या इसके अलावा अगर हम SO2 भी आ जाएगा तो H2SO3 बन सकता है। तो यह जो H2CO3 बन रहा था इसमें क्या होगा, H+ आयन दे रहा, तो वही H+ आयन आएगा। तो यहाँ पे आ गया H+ आयन। अब ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, वाटर H2O, ये बन गया। अब इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो यहाँ 4 लिख देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा 4, तो यहाँ पे आयंस भी बैलेंस हो गए। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 रिटर्न करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 और 4 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो टोटल एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। टोटल ये रिएक्शन हुआ है एनोड का और कैथोड का। अब इन दोनों अगर रिएक्शन को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कंप्लीट रिएक्शन हमें देखना है। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा कि सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बचा वो हमें लिख देना है। ये है 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस। टोटल इधर की तरफ ये रिएक्शन हो रहा है और यहाँ क्या बन रहा है 2Fe प्लस प्लस और साथ में 2H2O। तो टोटल रिएक्शन इसका ये हुआ। अब होता क्या है इसमें कि जो Fe प्लस प्लस है, जो Fe प्लस प्लस, अब इसको मिटा देते हैं पहले। तो
जो Fe++ है, ये वाला एनोड का जो Fe++ मिला, ये वापस क्या करेगा, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में जाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको वापस ऑक्सीडाइज कर देगा। तो Fe++ को ये बना लेगा Fe++। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Fe++ जो यहाँ बन रहा था एनोड पे, उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज किया और Fe++ बना लेगा। और Fe++ वाला जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Fe बनेगा, वो ऑक्सीजन साथ क्या बना रहा है एक्चुअल में Fe2O3। तो यहाँ पे फाइनली जो कंपाउंड बन रहा है, यहाँ फाइनली जो कंपाउंड बना वो एक्चुअल में बनेगा कि इसके बाद अब यहाँ पे जो फाइनली ये रिएक्शन हो रहा था, इसमें क्या होगा, जो Fe++ है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इस तरीके से और ये बना लेगा Fe2O3। तो यहाँ पर ये पूरा जो है बन गया Fe2O3। तो यहाँ बन गया Fe2O3 और साथ में H2O के मालिक्यूल हैं। तो H2O का मालिक्यूल लिख देते हैं XH2O, क्योंकि जो H2O के मालिक्यूल हैं ये फिक्स नहीं होते, इनकी संख्या इसमें वेरिएबल होती है, ठीक है। तो इसलिए टोटल ये बन गया। और इसका जो और ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कलर पाउडर, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर होता है और इसी को बोलते हैं रस्ट या फिर जंग। तो इस तरीके से जंग का फॉर्मेशन होता है। और ये हो कहाँ रहा है, तो ये जो मेटल है जो Fe है, ये Fe के सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। तो Fe के जो सरफेस है उस पर ये कंपाउंड बन रहा है और इसी को बोलते हैं रस्ट। इस तरीके से जो Fe का होता है धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो जाता है, धीरे धीरे Fe जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो टोटल ये था कोरोजन के बारे में। एनोड पे कैथोड पे रिएक्शन हो गया और टोटल कंप्लीट रिएक्शन हो गया। और कंप्लीट रिएक्शन में भी उसके बाद जो Fe++ बना उसका भी कैसे ऑक्सीडेशन होकर Fe2O3 बना लेता है, ठीक है। तो टोटल ये रिएक्शन है। अब हमें अगला देखना है कि संक्षारण को रोकने के उपाय क्या हैं, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करते हैं कोरोजन को, ठीक है। तो प्रिवेंशन करने के हमें कुछ उपाय देखने हैं। सबसे पहला जो उपाय होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो आयरन होता है Fe, उसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट कर देने से क्या होगा कि जो भी आयरन है उसके डायरेक्ट वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो सिंपल तरीका होता है उसको पेंट करना, जिससे वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसके कारण इसका कोरोजन नहीं होगा। तो पहला तरीका तो ये सिंपल तरीका। अब इसके अलावा जो भी जितने भी तरीके हैं सब इलेक्ट्रोकेमिकल पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगला काम ये कर सकते हैं कि ये आयरन होता है, मान लेते हैं आयरन का ये क्या है, सरिया है। अब इस पर कनेक्ट करा देते हैं कुछ मेटल्स, इस तरीके से कुछ मेटल यहाँ पे इस पर कनेक्ट करता है। और ये मेटल क्या होता है, Fe से ज़्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव मेटल कौन से होंगे, जो Fe के ऊपर वाले मेटल्स हैं। तो Fe के ऊपर वाले अगर मेटल्स हैं, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं ये है आपका Zn, जिंक है होगा। और Zn कैसा काम करेगा, Zn काम करेगा एनोड के जैसा। और उस समय ये Fe है ये काम कर देगा कैसा, कैथोड के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक का जो होगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसके कारण जिंक खत्म हो जाएगा लेकिन Fe बच जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है कि इसमें क्या करते हैं, जिंक का लेप कर देते हैं, या तो लेप कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कनेक्ट करा सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है। अब इस पूरे प्रोसेस को कि अगर Fe पे जिंक अगर लगाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस देखते हैं। तीसरा क्या होता है, ये आयरन की जो छड़ है, रॉड है, अब इसके ऊपर इसके चारों तरफ इस पूरे को लेप लगा देते हैं, या फिर इस पूरे पे क्या करते हैं, लेप लगा देते हैं। और लेप लगाते हैं किसका, टिन का। और इस प्रोसेस को बोलते हैं टिनिंग। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको बोल देंगे टिनिंग। तो तीसरा तरीका ये है कि इस पर क्या करते हैं, टिनिंग करते हैं। टिनिंग क्या होता है, सिंपल जो आयरन की रॉड है उस पर क्या करेंगे, टिन का लेप लगा देंगे, ठीक है। टिन को जो है चारों तरफ से उस पर लेप लगा देंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं टिनिंग। तो तीसरा तरीका ये था। फोर्थ तरीका जो आता है वो क्या होता है, फोर्थ तरीका ये है कि जो आयरन है इस पूरे को क्रोमेट के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, ठीक है। क्रोमेट को सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जिससे होगा कि इसके आयरन पे चारों तरफ से क्रोमेट लग जाएगा और वो क्रोमेट क्या करेगा, इसको संक्षारण से या फिर कोरोजन से बचाएगा। तो इस टाइप के बोलते हैं कि जंग रोधी सड़िया तरीके हैं, जिसके कारण जो है कोरोजन को रोका जाता है, आयरन को रोका जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इसमें अगर कोई क्वेश्चंस होगा, कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।